नमस्कार दोस्तों। मेरा ये पहला वीडियो है। मेरा नाम पुनीत गौड़ है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और इस वीडियो के ज़रिए हम दो चीज़ों पे मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा, जिसके लिए आपकी फीडबैक, आपकी उस पर प्रतिक्रिया, उसका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के पहले हिस्से में हम बात करेंगे शेयर मार्केट की, एक फाइनेंशियल एजुकेशन की, और क्यों इसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वैक्सीन शॉर्टेज की। ये वैक्सीन शॉर्टेज एक्चुअली हो क्यों रही है, क्या वास्तव में इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है, या पब्लिक की दिमाग में जो अभी तक हमारे बीच के, हमारे आसपास के वातावरण ने जो भरा है, वही दिमाग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीन की कमी हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप चाहें तो, पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कोई पैसे नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो पैसे कमाने लायक हो जाएंगे, वरना हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं एक ऐसे वीडियो जो एक हिस्सा उसका बहुत ज्ञानवर्धक हो, और दूसरा एक बिल्कुल करंट जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो उसका टॉपिक है, उस पे हम बातचीत करें। शुरुआत करते हैं आपकी फाइनेंशियल हैबिट से। आजकल आप एक बहुत, जब से लॉकडाउन हुआ है, एक बहुत बात सुन रहे होंगे, शेयर मार्केट 9,000 से 14,000 हो गया, 15,000 हो गया। अमुक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए, 5 लाख कमा लिए, 5 लाख लगाए, 20 लाख कमा लिए, उसको 2 करोड़ का नुकसान हो गया, उसने 16 करोड़ का फ़ायदा कर लिया। तो ये शेयर मार्केट है क्या? शेयर क्या है? शेयर आपकी, या जो शेयर बड़ी कंपनियों का एक अंश है। यानी इसको इस तरह समझिए कि एक गांव में 4 आदमियों ने मिलकर एक ट्रैक्टर लिया, तो उस ट्रैक्टर के 4 शेयर हो गए, और हर शेयर होल्डर 25-25% का उसमें उसका मालिक हो गया। तो वो उसके शेयर होल्डर्स हो गए। इसी तरह जब बड़ी कंपनियां होती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी कंपनियों के स्वामित्व का, जो ओनरशिप है, उसके बहुत ज़्यादा टुकड़े करती हैं। वो छोटे छोटे अंश शेयर कहलाते हैं, और उनको फिर पब्लिक के लिए फ्लोट कर देते हैं। कितना शेयर फ्लोट करते हैं? ये सेबी के रूल के हिसाब से 25%, यानी 100 में से 25% शेयर आपको पब्लिक को देना ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पब्लिक के हाथ में आए। उसमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो खरीद लेते हैं। पब्लिक के हाथ में कितना आएगा, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की स्वास्थ्य कैसा है, उसका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है। जैसे एक कंपनी ने 5 करोड़ शेयर इशू किए, जो उसकी 25% स्वामित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 20 करोड़ शेयर हुए अंश, जो 20 करोड़ शेयर में से 5 करोड़ उन्होंने पब्लिक के लिए दे दिए। अब 5 करोड़ में से 3 करोड़ LIC ने लिए, म्यूचुअल फंड ने ले लिए, बड़े बड़े फंड हाउसेज ने ले लिया। अब पब्लिक के लिए 2 करोड़ रुपए बचे, 2 करोड़ शेयर बचे। अब उन 2 करोड़ शेयर को वो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। यानी ये 2 शेयर कहाँ उनका आदान प्रदान होगा, एक पैसे के एवज में, क्योंकि हर शेयर का एक कॉस्ट है, उसकी एक मूल्य है। वो मूल्य निर्धारित होता है उस शेयर की क्या डिमांड है। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है, वो यहाँ पे भी चलता है। उस मांग और आपूर्ति के खेल के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो आधार है, वो स्टॉक एक्सचेंज है। आजकल ये पूरा डिजिटल हो चुका है, और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत
बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए एक आदमी को जवानी से 20-22 साल की उम्र से, या जब से वो कमाना शुरू कर रहा है, कम से कम 18 साल की इसकी अहर्ता है कि आप शेयर मार्केट में 18 साल से नीचे हैं तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है, और बाकी की जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो है, वो आप किसी से भी ले सकते हैं। आजकल सब फ्री अकाउंट खोल रहे हैं। ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों में, ये आप देखोगे कि एक शेयर जो 20 रुपये का था 6 साल पहले, आज वो 400 का हो गया। यानी उस वक्त आपने 200 रुपये लगाए थे तो इस वक्त आपके 8,000 रुपये हो चुके होते। जैसे बजाज का एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर 1,00,000 रुपया आपने तो सन 2000 में जब बजाज की सारी कंपनियां लिस्ट हुई थी, जब लगाया होता, तो आज की तारीख में वो पैसा 9 करोड़ रुपए हो चुका होता। क्या सारी कंपनियां ऐसा ही रिटर्न देती हैं? नहीं देती। बहुत सारी कंपनियां डूब जाती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है, और उस रिस्क को, उस जोखिम को कम करने के लिए वो म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड मतलब शेयर ही खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी कोई आसमान से पैसा नहीं ला रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड भी शेयर ही खरीद रहे हैं आपके पैसे से, लेकिन क्योंकि वो उस क्षेत्र के जानकार हैं तो इसलिए वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर छोटी छोटी सारी कंपनियों में लगाते हैं, और धीरे धीरे वो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट जिसे कहते हैं, वो उसको भी आप एक शेयर ही मान सकते हैं। आपको हमेशा शेयर मार्केट में उतना पैसा लगाना चाहिए जितना डूबने का आप सामर्थ्य रखते हो। जैसे अगर आपके पास, आप सोचते हैं कि साल में 10,000 रुपये मैं कहीं पे भी पार्टी में खर्च कर सकता हूँ, मैं किसी को इंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकता हूँ, किसी को रेस्टोरेंट ले जाके खर्च कर सकता हूँ, और 10,000 रुपये मैं वो नहीं खर्च करूँगा, मैं शेयर मार्केट में डालूँगा, तो आपको सिर्फ 10,000 ही डालने चाहिए। ये जुआ नहीं है, ये एक बहुत प्रबुद्ध लोगों के पढ़ने का स्थान है, जिसमें आज तक कोई इसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाया है। तो 2-3 चीज़ें जब आप शेयर मार्केट में जाएं तो बड़े दिमाग में आपके साफ होनी चाहिए। पैसा कितना डालना है? पैसा उतना ही डालना है जितने से आपका घर का खर्चा न रुके। आपको वो पैसा ना भी हो तो भी चले, उस पैसे से आपके घर में कोई समस्या नहीं है, उसके होने से ना होने से, तो उस पैसे को आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। क्या शेयर मार्केट में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। शेयर मार्केट हमेशा अच्छी कंपनियों को बहुत बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देती है, वो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, और उसके एवज में उस कंपनी से संबंधित सारे शेयर धारक, सारे अंश धारक, जो एक तरीके से कंपनी के मालिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। और ये लाभान्वित कैसे होते हैं? ये सीधा सीधा उनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बजाज ग्रुप का एक उदाहरण दिया था। आपको पहले शेयर मार्केट में एक अकाउंट ओपनिंग करनी पड़ती है, जो आप किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट होता है, और आजकल तो प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो उनके ब्रोकर होते हैं, वो लाइसेंस्ड होते हैं सेबी से। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उन्हें लाइसेंस करता है कि आप हमारे मेंबर हैं, लेकिन आप क्योंकि सारे लोग मेंबर नहीं बन सकते हैं, करोड़ों का इसमें खर्चा आता है, बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, तो इसलिए वो एक कंपनी बना के और फिर सारे लोगों का अकाउंट खोलते हैं, जिसमें कि आप डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ये सारा डिजिटल अकाउंट होता है। आप इसको खोलिए, ज़रूर खोलिए। मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि शेयर मार्केट की जो प्राइस है वो कैसे निर्धारित होती है।
जैसे रिलायंस का शेयर 2000 का है तो वो 2000 का ही क्यों है, या वो 2100-2200 क्यों हो जाता है, या कोई कंपनी का शेयर अगर 1000 का है तो वो अचानक से 200 में क्यों आ जाएगा। जैसे यस बैंक का हमारे सामने उदाहरण है, 400 का शेयर वो 15 रुपये पे 10 रुपये पे क्यों आ गया। या एक डिक्सन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसका उदाहरण है जो 1700 2000 3000 का शेयर 20,000 तक कैसे चला गया। तो ये क्यों होता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, और किस क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है, ये मैं अगले 2-3 वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट हो चुके हैं और यूट्यूब पे इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता है। तो 2-3 चीज़ें, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए और उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना खोने के बाद आपको, पैसा खोने का दुख होता है लेकिन उससे आपका रसोई ना रुके। जब मैं रसोई ना रुके बोलता हूँ तो घर का कोई काम ना रुके उतने पैसे से, सिर्फ उतना पैसा आपको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। कैसे लगेगा, कंपनियों के तरीका क्या है, शेयर मार्केट कैसे ट्रीट करती है, ये मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं हम वीडियो के दूसरे हिस्से में। शेयर मार्केट की बात हुई कि आपने देखा होगा अभी आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है। सोचिए कि ये वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है आपको। आप बोलेंगे कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही, नहीं, इसके पीछे इसका आर्थिक आधार है। जब कोई कंपनी काम करती है तो वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो लाभ के लिए काम करती है, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी चलाने के सिर्फ 2 ध्येय होते हैं कि कंपनी कानूनी रूप से ठीक चले और कंपनी पैसा कमाए। ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी कंपनी बंद हो जाएगी, और किसी भी कंपनी को बंद हो जाना चाहिए अगर उन दोनों चीज़ों, ये दोनों ध्येय नहीं है तो। भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब है भारत। पूरी दुनिया की 100 में से 70 वैक्सीन भारत में कोविड से पहले भी बनती रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत वैक्सीन नहीं दे पा रहा है अपने ही नागरिकों को? वो इसलिए हुआ कि आप, जो पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, इस पब्लिक के दिमाग में आज़ादी के बाद से 2-3 चीज़ों के लिए आपके दिमाग में एक ठूस ठूस के चीज़ भर दी गई है, ख़ास तौर से रूरल इंडिया में, जो गांव का भारत है, जो तहसील का भारत है, जो कस्बे का भारत है, जो दूर दराज का भारत है, और जो सिंगल मॉल्ट विस्की पीने वाला मीडिया जेएनयू टाइप का भारत है, उसमें के लाभ कमाना बहुत पाप का काम है। भाई क्यों? मैं पैसे लगा रहा हूँ कंपनी में, मैं लाभ के लिए ही लगा रहा हूँ। मेरी कंपनी चलने की वजह से कई लोगों के घर चलते हैं, उनको तनख्वाह देता हूँ, फिर वो वेंडर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन नहीं, आपको ये बताया गया है कि लाभ एक पाप का शब्द है। ये वैक्सीन को कैसे प्रभावित कर रहा है? क्योंकि जब वैक्सीन निर्माताओं ने बोला कि हम पे अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इस वैक्सीन को इतनी जल्दी बना सकें और इतना ज़्यादा बना सकें, वो फैसिलिटी करने के लिए, वो मशीन लगाने के लिए, वो फैक्ट्री लगाने के लिए आप हमें पैसा दीजिए। ये बात सितंबर अक्टूबर में शुरू हुई थी। आज हम मई में हैं, मर रहे हैं, वैक्सीन के 5000 पर शॉट देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आप कल जाके देख लीजिए, लोग 5000 10,000 रुपये तक देने को तैयार हैं, क्योंकि इससे उनकी जान बच रही है। बात कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर की। सितंबर अक्टूबर में वैक्सीन निर्माताओं ने पैसे की मांग की थी सरकार से, और ये भी बोला था अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो हमें ये अधिकार दिया जाए कि आप अपनी वैक्सीन ले लीजिए,
जो आप सरकारी हॉस्पिटल में लगाना चाहते हैं, जो गरीबों को देना चाहते हैं, जिसके नाम पे, जिसे मैं बोलता हूँ कि आप मूर्ख बनते आए हैं और भारत की जनता आगे भी मूर्ख बनती रहेगी। 400 रुपये की वैक्सीन के लिए पूरे भारत को आज बंद करना पड़ रहा है। ये समझ लीजिए कि आपके 400 रुपये के तथाकथित लालच ने पूरे भारत को बंद कर दिया है। आपका रोजगार खत्म हो चुका है सिर्फ 400 रुपये के लिए। वो कैसे? सरकार खरीदती वैक्सीन, कोई परेशानी नहीं है, सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, वो टैक्स इकट्ठा करती है, मुसीबत के दिनों के लिए उसे समाज के हर हिस्से की सहायता करनी चाहिए, और ख़ास तौर से उस हिस्से की जिस हिस्से में कि उसको सहायता की बहुत ज़रूरत हो। जैसा नहीं सरकार ने 8-10 महीने किया, जो फ्री राशन दिया वो 8-10 महीने दिया। और इस दौरान मैं बिहार के एक बहुत रिमोट गांव में भी गया, मैं और 4-5 गांव में भी मैंने विज़िट किया, फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई, सबको राशन मिला। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम था। वैक्सीन में वो फेल हुई है और इसमें आपका 400 रुपये का लालच है। आपकी जान पे जो बनी हुई बातें हैं वो आपके 400 रुपये के लालच में है। और ये लालच 400 रुपये का नहीं है, ये लालच है आपकी मानसिकता का, जो आपके अंदर ठूंसी गई है, जो आपके बच्चों में डाली जा रही है कि सरकार को ये चीज़ मुफ्त करनी चाहिए। कोई चीज़ मुफ्त नहीं आती है, कोई ना कोई उसके पैसे दे रहा है। अगर एक किसान को बिजली कम रेट में मिल रही है तो किसान का बच्चा जो शहर में काम कर रहा है वो उस बिजली का ज़्यादा पैसा दे के अपने पिताजी के जो सब्सिडाइज बिजली है उसको पैसे को कॉम्पनसेट कर रहा है। कोई चीज़ फ्री नहीं आती है। इंग्लिश में जैसे कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंचेस। सितंबर अक्टूबर में अगर ये बात मान ली जाती तो आप सिचुएशन आप इमेजिन करके देखिए। 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, अक्टूबर में वो ऑर्डर लेना शुरू करती कंपनियां, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाती। 16 जनवरी तक आते आते जो आज वो 7 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है महीने की वैक्सीन, और 1 करोड़ या 2 करोड़ भारत बायोटेक बना रहा है, क्योंकि हर महीने अपडेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से लास्ट 2 करोड़ था। 9 करोड़ वैक्सीन बन रही हैं। आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाइए और सोचिए। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप सिर्फ सोचिए। और क्यों सोचने की कह रहा हूँ कि जब आप शांत चित्त से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अक्टूबर में अगर उसे पैसे मिल जाते, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में वो फ्री मार्केट में बेच देता। कैसे बेचता कि वो 100 वैक्सीन बनाता, 50 सरकारी हॉस्पिटल के लिए बेचता, 50 वो मार्केट में अपोलो को बेचता, फोर्टिस को बेचता, किसी को भी बेचता, कॉर्पोरेट से डायरेक्ट टाई अप कर लेता, वो बेच देता और अपने पैसे ले लेता है। सरकार को वो वैक्सीन जब भी 400 रुपये की ही पड़ती या 200 रुपये की पड़ती। लेकिन अगर वो प्राइवेट में 600 की भी बेच रहा है तो सरकार का काम ये नहीं होना चाहिए था कि तुम किस रेट पे वैक्सीन बेचोगे, ये सरकार का काम नहीं है। आपको बहुत सारे आर्गुमेंट मिलेंगे कि ये नहीं, ये सरकार को फ्री करनी चाहिए, रेट सस्ते करने चाहिए। याद रखिए, जब जब जिस चीज़ के लिए सरकार रेट तय कर देती है उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। या तो वो चीज़ रहती नहीं है या वो कालाबाजारी हो जाती है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन हम देख रहे हैं, 1200 का इंजेक्शन लोग 40,000 में खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार ने उसकी प्राइस कैप कर दी है। अगर वो प्राइस कैप नहीं करते तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो शायद डबल कर देती उसका रेट, वो 1600 कर देती, 800-900 के इंजेक्शन को 1600 का कर देती और प्रोडक्शन बढ़ाती। अब कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही है, वो उतना ही प्रोडक्शन कर रही है क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा सिचुएशन को घुमाइए और देखिए कि अगर कंपनी को ये अधिकार दे दिया जाता कि आप इसका रेट तय कर दीजिए, तो कंपनी 800 की चीज़ आपको 1200-1400 में होती, लेकिन मिलती। आज उसकी कालाबाजारी हो रही है और वो चीज़ नहीं मिल रही है क्योंकि सरकार ने उसकी कीमत तय कर दी है। जब जब सरकार किसी चीज़ की कीमत तय करेगी उसका खामियाजा भारत की सबसे गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा।
कोई आदमी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके लिए 40,000 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। वो 40,000 रुपये 1 सेकंड में देगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो आदमी 5,000 रुपये कमा रहा है, एक छोटे से खेत में हल जोतता है, कोई किराए के ट्रैक्टर को लाता है जिसको वो 1,000 रुपये घंटा देता है जुतवाने के, अगर उसे 40,000 की दवाई लेनी पड़ेगी तो उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। कीमत तय करना गरीब विरोधी है, आप इस चीज़ को समझिए। कीमत जब जब सरकार जिस जिस चीज़ की कीमत तय करेगी, वो गरीबों के पेट पे बहुत तगड़ी लात मार रही है। आपको ये समझाया जाता है कि नहीं ये कीमत कम हुई है, अच्छा है, ये नहीं। जब जब कीमत तय होगी, आपके पेट पे लात पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डालेगी। कोविड की सारी दवाइयों की जो कालाबाजारी है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। वैक्सीन पे वापस आते हैं। वैक्सीन को अगर पैसे दे दिए जाते, अगर मार्केट में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, उन्हें अपनी कीमत तय करने का अधिकार दिया जाता, तो वैक्सीन शायद 600 की जगह 800 की आती, 900 की आती, 1,000 रुपये की आती, इससे ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि उसके कंपटीशन में वो इंटरनेशनल मार्केट को देखना है। 1,000 रुपये से ज़्यादा वैक्सीन नहीं हो सकती थी, 1,200 की हो जाती, जो कोवैक्सीन ने रखा है। हॉस्पिटल वगैरह मिला के आप 1,500 की वैक्सीन आ जाती, लेकिन वो वैक्सीन मिलती सबको। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 1,500 रुपये में जाता, वैक्सीन लगवाता, अपने काम पे मेरे 14 दिन बाद पहली इम्यूनिटी आ जाती, दूसरा भी लगवाता 28 दिन बाद, मेरे को वैक्सीन की कोई कमी नहीं होती। कंपनी निर्माताओं को ये भी लालच नहीं होता कि मैं विदेश भेजूंगा और ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, क्योंकि मुझे उतना ही पैसा यहाँ मिल रहा है, मेरी फैक्ट्री से माल जा रहा है, मेरा काम ख़त्म हो गया, मुझे बहुत सारे पैसे आ गए हैं, आई एम हैप्पी। सोचना आपको है, क्या आप इसी तरह मूर्ख बनते रहेंगे? क्या आपको ये जो दिमाग में हर बार एक चीज़ घुसेड़ दी जाती है कि नहीं, प्राइस तय कर दीजिए, क्या कीमत तय करने का आपको कुछ फ़ायदा है? अगर है तो प्लीज़ मेरे ज्ञान के चक्षु खोलें। मैंने तो 20 साल की जो मेरी राजनीतिक यात्रा बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिक यात्रा बहुत ज़रूर है, क्योंकि 20 साल की उम्र से मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारित की हो और उसकी कालाबाजारी ना हुई हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो प्लीज़ मुझे मेरे ज्ञान चक्षु खोल दें, वरना इस सस्ता फ्री इन ढकोसलों से निकले। ख़ास तौर से भारत की गरीब गांव में रहने वाली जनता, ये निकले। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई बहुत पैसे कमाने का, या मेरे बहुत सारे लाइक आ जाएं, या वीडियो आ जाएं, या सरकार की बुराई कर दूं, या सरकार का समर्थन कर दूं, जो चिंटू आईटी सेल वाले हैं, या उसी लो लेवल आईक्यू के जो लेफ्टिस्ट लूनीज़ हैं वो। मैं सिर्फ ये देख पा रहा हूँ, और बिल्कुल ठीक देख पा रहा हूँ, आज आपकी इस बुरी हालत की जिम्मेदार आपकी मानसिकता है, जो आप अभी भी रिसिप्ट कर रहे हो। आप देखिए, आज अभी भी आप उम्मीद कर रहे हो कि सरकार हमें फ्री लगाए। मैं इसमें कोई बुराई नहीं कह रहा हूँ, जिस समाज के तबके को लगानी चाहिए फ्री, वो लगनी चाहिए, लेकिन उसका आधार नंबर है, आप वैक्सीन लगवाइए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप पूरे सिस्टम को डिसरप्ट मत कीजिए। 100 में से 40 लोग पैसे दे सकते हैं, तो उनको वो लगवानी चाहिए पैसे दे के, और वो देने को तैयार है। अब ना 40 को मिल रही है, ना 60 को मिल रही। सोचिए, सोचने का एक तरीका होना चाहिए जो हमें प्रगति के पथ पे लेके जाए। जीवन में धन का बहुत महत्व है, धन के महत्व को समझिए। धन सामाजिक और पारिवारिक दोनों जीवन की धुरी भी है। धर्म है तो काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं, जान तो बिल्कुल बच जाती है। सोचिए। अगले वीडियो तक आने के लिए नमस्कार।